कैंप बहुत सक्सेस हुआ है, क्योंकि पिछली हुकूमत जिस तरीके से बजट था, उसके बाद रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आने के बाद उन्होंने इमीडिएट हमारे बजट को डबल कर दे के 2 करोड़ रुपए हज के लिए साल जात को दरपेश हुई, उसका आप हजरात ने बहुत जी गहराई के साथ एहसास किया। पहली मरतबा ऐसा भी हुआ है कि अज़ीला की हज कमेटियों के साथ रियासती हज कमेटी की याददाश्त में गालिबन ये पहला है। मैं इसके लिए हमारे मोहतरम सदर नशीन खुसरो पहली तजवीज़ तो ये है कि पूरी रियासत तेलंगाना से रवानगी का और आज़मीन का जो हमको, जैसा कि यहाँ पे भी मुफ्ती साहब की तरह प्यारा बयान करे, आपके आदिलाबाद में, निज़ामाबाद में, वरंगल में, हर जगह पे जो है बेहतरीन उलमा इकराम हैं, वो लोग आप लोगों का साथ देंगे ताकि जाने वाले आज़मीन का हज सही तरीके से हो और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। और यहाँ पर हम हमारी आना, हमारा नफ्स, हमारा तकब्बुर को हमें छोड़ना है। सिर्फ वो सोसाइटी, ये सोसाइटी नहीं, सब अल्लाह के जाने वाले मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, उसका लिहाज रखना चाहिए। इरफान साहब, ये तमाम जितने लोग जाएंगे और हज की क्या रकम मुतय्यन होगी, ये 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के अंदर मालूम होगा, वो भी आवाम तक पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आखिरी तारीख कल ख़त्म थी, उसको आगे बढ़ाया गया है और हम बहुत से मुतालबात रखे हैं, जैसा कि हमारा खादिमुल हुज्जाज हमारे आज़मीन के साथ जाके आएगा और वहाँ पर एक कंट्रोल रूम का क़याम रहना, हमारा स्टाफ जाएगा और जो हज नहीं करेगा वहाँ पर रहकर कंट्रोल रूम में वहाँ पर बैठकर वहाँ के आज़मीन की खिदमत करेगा। ऐसे बहुत से मुतालबात हम रखे हैं कि हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत हिंद हमारे जो मुतालबात है उसको पूरे करेगी, ताकि हमारे पास से जाने वाले आज़मीन की हम अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें। आप हजरातों को सवाल करना है, कुछ बोलना है तो आप हजरात भी गुफ्तगू कर सकते हैं। कि आप अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, जैसा कि अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब ने कहा कि इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए सोसाइटीज़ के अलावा जितने भी फ़िक्र के लोग हैं, जितने भी जमात के लोग हैं, वहाँ पर तफरीक़ ना करें कि ये फ़लाँ अक़ीदे का रखने वाला है। सब कलमा गो हैं। कलमे की बुनियाद पर आज हम सारी दुनिया में जो आज मुसलमान जो इंतशार का शिकार हैं, उसकी वजह यह है कि हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। तो हम ख़ास तौर पर ये जो मनासिक हैं, इसके अंदर हरगिज़ फ़िरक़ेवारियत, ग्रुप बंदी ऐसी कोई चीज़ ना करें। अब यहाँ पर आपको ख़ास तौर पर गए टाइम पर और इसमें फ़र्क बताना ये है कि हम एहराम कैसा बांधना वो सिखाते हैं। गए टाइम पर एक डिस्ट्रिक्ट के शख्स आए थे, वो खाना खाने के बाद मुझसे मिले, तो मैंने उनसे तरकीब नमाज पूछी। ना उनको तरकीब नमाज जानते थे, ना तैयार जानते थे, ना दुरूद इब्राहिम उनको पढ़ना आ रहा था। मैंने हज़रत आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप जा रहे हैं, ये ख्वाहिश है मेरी हज करके मरना बोल के, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। तो आप तमाम हजरात से ये ख्वाहिश है कि उनको नमाज का तरीक़ा, उसके बाद मनासिक का तरीक़ा ये पहले से क्या, हर जगह ट्रेनिंग कैंप आखिरी में एहराम कैसा बनना, कब उतरना, कब चलना नहीं, पहले उसको सना सुबाना से लेकर उसको सलाम फेरे तक नमाज पहले सही सिखाएं। देहात के कई ऐसे लोग हैं जिनको तरकीब यानी एराबी गलतियां भी हो जाती हैं, बाद में उससे भी नमाज ज़ाय हो जाती, उससे भी मनासिक छूटने का खदशा रहता है। तो वहाँ से काम शुरू करना है। उसके बाद ये गए साल जो आपको देखने में मिला 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 किलोमीटर पैदल चलना अक्सर व बेशतर मुझसे। और एक बात ख़ास तौर पे मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसा कि 8,000 आदमी हैं तो 4,000 मर्द है तो 4,000 ख़वातीन हैं। जितने भी तरबियत कैंप होते हैं अक्सर व बेशतर मर्द हजरात ही नज़र आते हैं, ख़वातीन वहाँ नज़र नहीं आती। और कई लोग उर्दू नहीं जानते, तेलुगुदा हैं। तो इस साल हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो हज गाइड है उर्दू के साथ साथ तेलुगु में भी छपाएं, ताकि उसके अंदर उनको नॉलेज हो जाए। और आज ये पहले शुरू करना, अभी 6 महीने, अब आने वाला महीना रजब, 6 महीने हमारे पास काफ़ी वक्त है। 10,000 लोगों को हमें तैयार करना है, उनको नमाज के तरीक़े से लेकर सेहत तक, यानी जैसे कि 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलने की बात हुई थी, उसके ऊपर भी जो है उनको वो भी ट्रेनिंग देना है। कई लोगों को, कई दवाखाने वाले आगे आ रहे हैं,
हम उनका मेडिकल चेकअप कराते हैं, उनके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, उनको सांस तो नहीं फूल रही, उनके लंग्स कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी जो है नज़र डालने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर हज कमेटी को खिदमत करने का मौका दीजिए। और बाज़ अज़ला में उलमा इकराम नहीं हैं, जो भी है अनशन अपना बोल दे रहे हैं लोग, आजू बाजू के उलमा इकराम को वहाँ पर बुलाएं। या आज मैं हमारे ईओ साहब से ख्वाहिश करूँगा कि जितने लोग आए हैं उनका एक ग्रुप बनाएं, जैसा कि एक ही दिन में महबूब नगर में हो रहा और एक ही दिन में निज़ामाबाद में हो रहा। रईस साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो चेयरमैन साहब तेलंगाना स्टेट कमेटी जनाब बियाबानी साहब का इस्तेमाल करें, वो गुलदस्ता पेश करें। मैं जनाब तकी रज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और स्टेट मेंबर तेलंगाना स्टेट कमेटी का इस्तेमाल करें और गुलदस्ता पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू रहेगी। आज हमारी इस महफिल में जनाब तफसीर इकबाल साहब जो अक़लियती डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गए टाइम पे जो हज हुआ कामयाब हुआ, उसके अंदर तफसीर इकबाल साहब का काफ़ी नुमाया रोल रहा है। और जो भी नुमाइंदगी हमारी गवर्नमेंट को पहुंचती है, जैसा कि एक हज इंस्पेक्टर, और एक हम ख्वाहिश करेंगे तफसीर इकबाल साहब से कि जैसा कि निज़ामाबाद और आदिलाबाद है, वहाँ के आज़मीन हज को एक प्लेन में भेजा जाए, क्योंकि तरबियती कैंप में साथ रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक महल्ला एक डिस्ट्रिक्ट एक गाँव के रहते हैं, तो एक ही साथ जाने में सफ़र प्लेन का, फिर वहाँ पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, उसमें बेहतर हज हो सकता है। वो भी तजवीज़ हम सेंट्रल गवर्नमेंट में रखें। और तफसीर साहब से भी ख्वाहिश करेंगे कि सेंट्रल हज कमेटी और हिंदुस्तान की जो अक़लियती बहबूद यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स है, तो उसके लिखे कि हमारा खादिमुल हुज्जाज हमारे आज़मीनी के साथ रहे, यहाँ से लेके जाकर फिर दोबारा लाकर वो हमारे पास छोड़े। उस किस्म के छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे हम जो है हमारे हाजियों के बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। मौसम आता है और करीब 8 से 9 साल तक गर्मी में हज आने वाला है, तो वो गर्मियों के लिए क्या तैयारी करें, वहाँ का जो सफ़र है वो सफ़र के लिए क्या करें। जैसा कि बिल्डिंगें ख़राब थी, परसों दिल्ली में मीटिंग हुई तो सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि जितने बिल्डिंगें ख़राब थी उन तमाम बिल्डिंगों को ब्लैक लिस्ट कर दिए, और आपके पास भी कोई ऐसी बिल्डिंग की शिकायत है तो बोलिए, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। यानी एक हाजी को यहाँ से जाके दोबारा आने तक कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हम ऐसे आप हजरात को यहाँ बुलाने का मकसद वही है। आइंदा तरबियती कैंप में भी गुफ्तगू करने का मकसद वही है, और दीगर उमूर जो है तफसीर साहब जाने के बाद आपसे इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू रहेगी। मैं जनाब तफसीर इकबाल साहब से ख्वाहिश करूँगा, क्योंकि असेंबली चल रही है, 5 मिनट आपसे खिताब। चेयरमैन हज कमेटी खुसरो पारा साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे उलमा इकराम, जिम्मेदार, मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुसरो पारा साहब ने एक जो है डिस्ट्रिक्ट से जिम्मेदारों को बुलाकर एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है, और प्रिपरेटरी मीटिंग जो है एक बड़ी मीटिंग भी इंशाअल्लाह 22 तारीख को इतवार के दिन रखी गई है। उसके लिए आप सबों को बुलाया गया है, यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बुलाया गया है। पिछली बार जो हज का तजुर्बा हम लोगों को हुआ एज ए सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, इट वाज फर्स्ट, जो पहला तजुर्बा था मेरा। बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आई, बहुत सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया, अपने चेयरमैन साहब बहुत सारी चीज़ें हमारे निगाह में लाए, हमारी बहुत सारी रिकमेंडेशंस को वो लोग एक्सेप्ट भी किए हैं। अभी जो पिछली बार जो हज में इशूज़ थे, कमियां थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हज कमेटी का जो तेलंगाना हज कमेटी के जो जिम्मेदार ऑफिसर्स थे और हमारे चेयरमैन साहब थे, उनके लीडरशिप में
काफ़ी अच्छे ढंग से लास्ट टाइम यहाँ पे अरेंज किया गया। और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे एक भी ऐसा कोई नहीं मिला, कोई हाजी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने किसी भी तरह की कोई शिकायत यहाँ के इंतजाम को लेकर किया था। तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर भी हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया है, तो उसको भी इंशाल्लाह इस बार दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। रही बात जो दुश्वारियाँ सऊदी में हुआ, मक्के में हुआ, मदीने में हुआ और दीगर और इलाकों में जो दुश्वारियाँ हुई, वो सारे हाजियों के साथ बिना किसी कंट्री, बिना किसी नस्ल और बिना किसी बोली के सबके साथ पेश आई। उसमें भी इरफान साहब भी लगे हुए थे, कंट्रोल रूम भी था हमारा। एक चीज़ आपको समझनी होगी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, जो हमारे हाथ में होती हैं वो हम लोग खुद से जिम्मेदारी लेकर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जो चीज़ें वहाँ की थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और वहाँ का जो एम्बेसी है वहाँ का और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया उनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे नज़रों में आई। हम लोग रिक्वेस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई, बहुत सारी चीज़ें इस बार इंशाल्लाह उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसा अभी हमारे चेयरमैन साहब बताए कि दिल्ली ये लोग गए थे, हज कमेटी यहाँ से दिल्ली गई, इनके रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे रखी गई और इनके रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है वक्फ इंस्पेक्टर्स हज इंस्पेक्टर्स का जो नाम चेंज हुआ है वो है, और जो नंबर्स पहले जितने थे उससे कम लोगों पे अब देना है, वो सब चीज़ें हुई हैं। एक पता नहीं अभी उस पर कितना बात चल रहा है, एक डिस्कशन ये भी आया था कि कुछ दिन पहले वक्फ इंस्पेक्टर्स को भेजा जाएगा। अब उस पर कितनी बात चल रही है वो भी मैं पता करूँगा फिर से उनसे। अगर वो हो जाता है तो हम लोग अपने बिल्डिंग्स पुराने कहाँ कहाँ क्या क्या दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स ले रहे हैं, बिल्डिंग्स लेने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद वो उसको छोड़ दे रहे हैं। जैसे यहाँ से हाजी जा रहे हैं उस दिन या एक दिन पहले फिर साफ़ सफाई हो रही है और हाजियों को उसमें रखा जा रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, कभी टोटी ख़राब हो रहा है, कभी जो है AC ख़राब हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें दुश्वारियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस ज़माने में हैं, अल्लाह ने हमारी दुश्वारियों को बहुत कम कर दिया है। इससे पहले जब हमारे दादा और हमारे बुजुर्ग जब जाते थे हज को, तो 40-40 दिन का सफ़र होता था। और समुद्र उसमें अकबर जहाज़ था और कौन कौन से जहाज़ थे, उनका किस्से अभी हम भी सुनते हैं। बहुत तकलीफ़ों वाला था वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ बैठते हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अरेंज की हुई रहती हैं। मेरी गुजारिश आपसे है, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, फिर भी एक गुजारिश है कि इतना बड़ा सफ़र, इतना बड़ी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ आएंगी। अल्लाह जो है कोई भी चीज़ बहुत आसानी से आपके पास, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप उन सब तकलीफ़ों के लिए तैयार रहें। हो सकता है हम कुछ चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, हो सकता है कुछ और नई चीज़ें वहाँ पे आ जाए। चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे CM साहब, हमारे और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, सब आपके साथ हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे हाजियों को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो वहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं। उन सब के लिए हम लोगों को अभी से तैयार रहना है। अभी जो आपके कैंप्स हैं, अमूमन जो है हमारे यहाँ से, जो मैंने देखा लास्ट ईयर भी देखा था, बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा यहाँ से जाते हैं। तो बुज़ुर्ग जो जाते हैं उनको जो उम्र का जो इशूज़ होता है, तकलीफ़ होती है, वो सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी बुज़ुर्ग जा रहे हैं वो इसके लिए तैयार रहें और अभी से उसकी तैयारी करें। जैसे वहाँ पे चलना पड़ता है, वहाँ पे जो है भीड़ भाड़ बहुत होता है, धूप का जो काम होता है, शेड्यूल का जो काम होता है, फ्लाइट्स का जो काम होता है,
اس کے بعد جب آپ سعودی میں آپ داخل ہوتے ہیں، سعودی میں داخل ہونے کے بعد اسٹیٹ حج کمیٹی کا وہ اور آپ کو سعودی حج مشن کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. جو جس کے کمیونیکیشن کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی اور چیز کو تکلیف ہوتی ہے تو امیڈیٹ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ڈال دے کے کسی نہ کسی کو الزام ٹھہرا کر دے کے تمام ممبروں میں سے ایک ایک ہمارے ممبر کو ایک ایک پرانے ضلع کا ایک ایک انچارج بنا دیجیے. کیمپ کب ہونا چاہیے، شیڈول کب ہونا چاہیے، کہاں پر ہونا چاہیے، ایک ایک کو. پھر اسی وہی ممبر کو کیمپ میں بھی اسٹیٹ ہیڈ کوارٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو پرانے ایک تو حیدرآباد میں، کیونکہ حیدرآباد بڑا ہے، 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہر پرانے ضلع ہیڈ کوارٹر پہ ایک اسٹیٹ لیول کا ایک ٹریننگ کیمپ ہونی چاہیے جس میں تمام چیزوں کو ہم کو بتانا. اس کے بعد جو نئے چھوٹے چھوٹے اضلاع ان چیز کا، کیونکہ کیونکہ میں 2014 سے 2004 سے، کیونکہ جس طرح 2004 کا حج کیمپ تھا اس ٹائم پہ میں حج کیمپ کا انچارج تھا. بہت سارے ساتھی میرے ساتھ کام کیے ہوئے یہاں پر بھی بیٹھے ہیں. تو میرا ذاتی تجربہ ہے پچھلے 15-20 سال سے کہ جو بھی شکایتیں آتی ہیں مناسک حج کو لے کے کوئی آج تک کوئی شکایت نہیں کیا. کہ اس میں سب سے پہلے شروعات اس کی ٹرینرز کے ٹریننگ کیمپ ہونی چاہیے. ہر ضلع سے ایک آدمی کو ہم سلیکٹ کر کے، پرانے ضلع سے ایک آدمی کو سلیکٹ کر کے ایک ٹرینرز کے ٹریننگ کیمپ ہونا چاہیے 10 آدمی کی حج کمیٹی کی طرف سے، تاکہ ان کو 2 چیز کی ٹریننگ دی جائے. ضرورت ہے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر اس میں 50-60 سال کے زیادہ تر ایج کے لوگ عازمین حج ہوتے ہیں. 50 سے بہت کم ہوتے ہیں، پرسنٹیج کم ہوتے ہیں لیکن کم ہوتا ہے. اس میں لوگ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، جس دن حج کا فارم فل اپ کرتے ہیں، کیمپ میں جائے، سنے، اسی چیز پہ. لیکن تکلیف جب جو پریکٹیکل ہوتی ہے تکلیف ہے وہ آپ کو وہاں کے اور تمام ممبران کو بہت میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2024 کا جو حج کیمپ تھا الیکشن کوڈ کے باوجود تمام ممبران اور چیئرمین صاحب جس طریقے سے اپنے یہاں پر غیر موجودگی کے باوجود ہندوستان میں سب سے اچھا کیمپ یہاں پر منعقد کیے ہیں، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کی تعاون سے، حج کمیٹی کے عہدیداروں کے تعاون سے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر 2025 کیمپ کو پچھلے کیمپ سے بھی بہتر بنانے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اسلام کے 5 فرائض میں سے سب سے آخری اور اہم فریضہ جو ہے حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج میں حج کو لے کے آپ کی ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری امت پر حج آسان فرمائے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش خیاسی کی کہ حج آسان نہیں ہے. اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پچھلے 100 سال، 50 سال، 70 سال، 60 سال کے اگر عازمین حج سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، تو ان کی جو مشقت تھی حج کو جانے کے لیے، جس دن وہ اپنا فارم بھرتے تھے اس دن سے ان کی مشقت شروع ہوتی تھی واپس آنے تک. اور اس ٹائم پہ اس چیز کی اہمیت بھی تھی. محلے میں، گاؤں میں، بستی میں وہ گھر ان کے حاجی کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کے نام کے بازو حاجی لگا ہوتا تھا. لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے، مشقتوں سے جاتے تھے، کوئی سہولتیں نہیں تھی، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کمیونیکیشن کوئی حج کے سفر پہ نکل جاتے تو واپس آنے تک کوئی بات چیت کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا. بلکہ اللہ کی حفظ و امان میں جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت حج کر کے پورا واپس لے کے آتے تھے. ایسے بالکل مشقت کے دور سے اس ٹائم پر لوگ حج کر کے آتے تھے. لیکن آج تو بہت سارے سہولتوں کے باوجود بھی ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو وہ نہیں ملا. حج ایک مشقت، ایک قربانی کا نام ہے.
आम इबादतों के जैसा अगर हज होता तो सब लोग करते थे हज। जो सऊदी गवर्नमेंट हज का जो कोटा रखी है पूरे दुनिया में, लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नहीं हुआ है, हमारा नाम, इतने साल से कोशिश करते हैं। एक तो जो किस्मत वाले हैं अल्लाह ताला उनको ही बुलाता है मेहमान बना के, जिसके किस्मत में जब है अल्लाह ताला बुलाता है अपने घर को। और दूसरी बात है कि सऊदी का जो सिस्टम है कि हर 1 बिलियन 10 लाख आदमी के लिए 1000 सेलेक्ट करते हैं वो। तो जिस ममालिक में जो पॉपुलेशन होता है उस हिसाब से उसको अलाट होता है, कंट्री को उतना कोटा अलाट होता है। तो हिंदुस्तान में जैसा ऑफिशियली 15 करोड़ की मुस्लिम आबादी है तो उस हिसाब से 1.5 लाख यहाँ पर अलाट होता है कि हर 1 मिलियन को 1000 आदमी अलाट होता है। वो सऊदी गवर्नमेंट का उसूल है जो दुनिया के तमाम ममालिक में उसके पॉपुलेशन के हिसाब से वो कंट्री को अलाट करते हैं। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैं समझता हूँ एप्लीकेशंस आए, सभी लोग को इस बार मौका मिलेगा। पहला हज कैंप पहला ऐसा मौका रहेगा, मैं समझता हूँ कि तमाम एप्लीकेंट्स को इस बार हज का मौका मिलेगा। पिछली बार हमारे चेयरमैन साहब और हज कमेटी के लोग दूसरी और एक चीज़ के लिए भी काबिल मुबारकबाद है कि अब तक का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुत्तहद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे पहला कैंप रहा जो तकरीबन 11,000 आज़मीन हज यहाँ से सफ़र किए बिना किसी शिकायत के, हर सहूलत के साथ। उसके लिए भी चेयरमैन साहब की बहुत ख़ास दिलचस्पी रही है, उनकी निगरानी रही है कैंप को कैसा सक्सेस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की मेहनतों से, आप तमाम लोगों की काविशों से वो सक्सेस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। आज डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज़ जो सारे अज़ला में काम करती हैं उनके सदूर यानी उनके सदर और सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया था ताकि 2025 के जाने वाले आज़मीन की सही खिदमत हो सके। 2024 में वहाँ पर जाने के बाद जो दुश्वारियाँ आई, जैसा कि वहाँ का मौसम 45 से लेकर 52 तक गर्मी ज़्यादा रहना, वहाँ का बिल्डिंगों का कुछ गलत सिलेक्शन होना, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो दुश्वारियाँ देखने को मिली। तो आज उन तमाम बातों पर डिस्कशन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट हज कमेटी नुमाइंदगी की उसके ताल्लुक़ से भी उनको आगाह किया गया। जैसा कि वहाँ पर पैदल चलने का मसला है, सेहत का मसला है और वहाँ पर रहने का मसला है, और स्टेट हज कमेटी के हाथ में क्या है, सेंट्रल हज कमेटी के हाथ में क्या है और सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में क्या है। यानी ये तीनों का, एक आदमी जब हज करता है तो ये तीनों मिलकर स्टेट हज कमेटी इसको पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर एयरपोर्ट तक पहुंचाती है। वहाँ से सेंट्रल हज कमेटी देखती है, फिर उतरने के बाद मौलिम और सऊदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उन तमाम चीज़ों से आज़मीन हज को आगाह कराना, ख़ास तौर पर पैदल चलने का मसला है। 500-600 किलोमीटर पैदल चलते हैं, अभी 6 महीने बाकी है। सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, पैदल चल के भी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर मनासिक के हज की अदायगी के लिए अच्छे उलमा कराम, बेहतरीन उलमा कराम, तजुर्बेकार लोग, उनसे जो है ट्रेनिंग भी दिलाई जाए ताकि उनका हज खुदा की बारगाह में कबूल हो और जाने वाले आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना रहे। मीना को जो इंतकाल जी देखिए, वहाँ पर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ख्वाहिश करेंगे हमारा भी कंट्रोल रूम वहाँ दिया जाए और वहाँ पर तिब्बी सहूलियात तो हुकूमत सऊदी अरब से रहती हैं और वो फ्री रहती हैं, और जहाँ तक हमारे से हो सकता है इंशाल्लाह हम पूरे ऐसी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म को तकलीफ ना पहुँचे।